तो मैं एक बार आपको जो है फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जो भी बता चुके हैं, तो एक बार पूरी बात फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान देना भाई। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तो जो ये हम लोगों ने कांटेक्ट फोर्स देखा था, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल थे। कुछ एग्जाम्पल के नाम बताओ। टेंशन एक कांटेक्ट फोर्स है। जब तक आप स्ट्रिंग को टच नहीं करोगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तब तक तो डेवलप नहीं होगा। तो कांटेक्ट फोर्स में टेंशन वाला फोर्स भी आता है, स्प्रिंग फोर्स भी आता है कांटेक्ट फोर्स में। कांटेक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और आपने इसको जो है कैपिटल N से लिखा था। कांटेक्ट फोर्स में ये फ्रिक्शन फोर्स भी आता है, फ्रिक्शन फोर्स, और हम फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल f से लिखेंगे। तो थोड़ा गैप हो गया, तो मैं फिर से एक बार पूरा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका अगर हम इंट्रोडक्शन लेना चाहें, इंट्रोडक्शन, कि हम इस फोर्स के बारे में जिसका नाम फ्रिक्शन फोर्स है, कब हमारा माइंड जो है इस फोर्स को नोटिस करेगा। तो आंसर है कि जब टू सरफेसेस एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगी, तो दिमाग में तुरंत जो है आपको टू फोर्सेस के बारे में सोचना चाहिए। उनमें से एक है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और दूसरे का नाम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जा सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन टू बॉडीज कह सकते हैं, सरफेसेस कह सकते हैं, मेक कांटेक्ट, अगर दो सरफेसेस ने, अगर दो बॉडीज ने कांटेक्ट बनाया है, देन देयर आर टू फोर्सेस, वन इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको कि आप कैपिटल N से लिखते हैं, एंड अदर इज फ्रिक्शन फोर्स, और इसको हम स्मॉल f से लिखेंगे। अगर दो बॉडीज केवल कांटेक्ट बना रही हैं, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कांटेक्ट बना रही हैं और स्प्रिंग भी है, तो एडिशनल स्प्रिंग के बारे में सोचो। कांटेक्ट बना रही हैं और वहां पे स्ट्रिंग भी है, तो स्ट्रिंग के बारे में सोचो। सिंपल वे में आपने ये देखा कि यहाँ पर दो बॉडीज या दो सरफेसेस कांटेक्ट बना रही हैं, तो आपको जो है दो फोर्सेस के बारे में सोच लेना चाहिए। उनमें से एक है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और दूसरा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। अब जो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है कैपिटल N, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है स्मॉल f, और इसके बारे में अब हमें क्या और जानना चाहिए, जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये हमेशा कहाँ मिलेगा, सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर मिलेगा, और सरफेस ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री के एंगल पर मिलेगा। यानी जो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है कहाँ मिलता है, यानी इट फॉर्म माने बनना, इट फॉर्म कहाँ मिलेगा, इट फॉर्म बिटवीन सरफेस ऑफ कांटेक्ट या बिटवीन कॉन्टैक्टिंग surfaces and always perpendicular to surfaces। जैसे सपोज कर लो कि एक ये बॉक्स है जिसका नाम B है, और एक ये बॉक्स है इसका नाम A है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि A और B ने कहीं पर एक दूसरे को कांटेक्ट किया है, आपने कहा हाँ ये किया है, तो ये रही कांटेक्टिंग सरफेस।
तो कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर हमको ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगा और ये हमेशा सरफेसेस के साथ में कितना डिग्री बनाता है 90। तो आपको क्या करना होता है कि इसी कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस पर दो एरो लगा दीजिए जिससे कि फोर्स की फीलिंग आ जाए। एक एरो ये लगाया, एक एरो ये लगाया। ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, क्योंकि दोनों लोग वैल्यू में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इस वाले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को अगर हम देखें तो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के साथ कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। और इस वाले नॉर्मल रिएक्शन को देखें तो भी वो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के साथ कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। तो ये पुरानी बात है जो कि हम फिर से आपको रिकॉल करा रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स के बारे में जो हमें पता है उसमें पहला पॉइंट लिखा है कि इट फॉर्म बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेसेस। और एक बात जो थी वो भी लिख देते हैं, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज कंप्रेस द करेस्पॉन्डिंग बॉडी, बॉडी भी लिख सकते हो और आप सरफेस भी लिख सकते हो। केतन बाबू आप देखना भाई, आपके लिए नया है। अब जैसे B पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो B पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स B को दबाएगा और A पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स A को दबाएगा। तो आप देखो ना, ये वाला जो फोर्स है वो B को दबा रहा है ना, यानी ये वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस पर है? B पर। और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स A को दबा रहा है ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किस पर है? A पर है। और ये दोनों किसके बीच में है? A और B के बीच में। ऐसे लिखा जाएगा NBA, यानी NBA को पढ़ा ऐसे जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां पर? B पर, ड्यू टू A। और NAB को कैसे पढ़ा जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट A ड्यू टू B। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिस पर भी होता है हमेशा उसको दबाता है, ये याद रखना। और मैं डायग्राम बनाता हूं, जो लोग शुरू से इसको कर रहे हैं, कई सारे ऐसे फेज आए हैं कि जब आपने इस फोर्स को नोटिस किया है और आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किए, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप सबके लिए इसको करता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स केवल दिखाना है। तो इन दोनों ने कांटेक्ट किया, इन दोनों ने यहां पर कांटेक्ट किया। सरफेस ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री के साथ दो एरो लगा दीजिए। छोटे छोटे एरो लगाइए, बहुत बड़े बड़े मत लगाइए। सरफेस ऑफ कांटेक्ट के पास में दो छोटे छोटे एरो लगा दीजिए, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्टिंग सरफेस से 90 बनाता है। अब देखिए जरा, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन B को दबा रहा है ना, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर है? B के ऊपर है। किसकी वजह से? A के ऊपर, A की वजह से। और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन A को दबा रहा है, तो ये किसका हो गया? NA, और बिकॉज ऑफ क्या हो गया? B। और वैल्यू में दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, यानी कि जो वैल्यू इसकी होगी वो वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ था एक्शन रिएक्शन, उसको फॉलो करता है। सिमिलरली आप देखो B और C, बताओ ये वाला नॉर्मल रिएक्शन किस पर है? C पर। और ये वाला किस पर है? B पर। क्लियर ये बात? अरे बोलो भाई। ठीक। जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो कहां बनता है? तो यहां पे जरा पहला पॉइंट देखें, तो ये भी बनता है, इट फॉर्म बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां बनता है? कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस पर बनता है। तो फ्रिक्शन फोर्स ये कहां बनता है? कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस पर बनता है। क्यों बनता है उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो इट फॉर्म बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस एंड ऑलवेज, यहां लिखा है परपेंडिकुलर टू सरफेसेस और यहां लिखना है ऑलवेज अलोंग द कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस या कॉन्टैक्टिंग सरफेस। कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये A है और ये B है।
कॉन्टैक्टिंग सरफेस क्या है? ये है कॉन्टैक्टिंग सरफेस। तो कॉन्टैक्टिंग सरफेस को जरा अलग कर लें। ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, मैंने इसको अलग कर लिया जिससे कि विजन हमारा थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अगर क्लास के लड़कों ने इस कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर इस तरीके के एरो बना दिए तो उन लोगों ने क्या दिखाया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और गर्ल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि इसी कॉन्टैक्टिंग सरफेस के अलोंग ये देखिए अलोंग में गए, एक एरो इधर लगाया, अलोंग में गए, एक एरो इधर लगाया। तो ये जो अलोंग में जो मैंने फोर्सेस दिखाए हैं वो क्या हैं? वो फ्रिक्शनल फोर्स हैं, वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो इट फॉर्म बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस एंड ऑलवेज अलोंग द कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस के हमेशा कैसे होते हैं? अलोंग होते हैं। करते क्या है? जैसे नॉर्मल वाला फोर्स जो है वो तो कसम खाता है कि हम जिसके ऊपर लगेंगे उसको कंप्रेस करेंगे। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या करता होता है? तो जरा ध्यान दें भाई। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। इस फ्रिक्शन फोर्स को केवल एक ही बात सिखाई जाती है कि इन दोनों सरफेसेस के बीच में ए और बी, तो ये जब दोनों सरफेसेस आपस में कांटेक्ट करती हैं तो अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन का मतलब यहां पर ये है कि अगर ये दोनों सरफेसेस स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था ये, तो इस समय हमारे दोनों हाथ की पाम के बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन। ये स्लाइड करके इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स केवल इसी का अपोज करता है। यानी फ्रिक्शन फोर्स कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, हम तुमको ये काम करने में रोकेंगे। और कभी कभी वो क्या करेगा फ्रिक्शन फोर्स कि रिलेटिव मोशन को करने में मदद भी करेगा। दोनों ही चीजें हैं, तो वो सब आगे की बातें आएंगी। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा और हमेशा जो रिलेटिव मोशन होगा उसका क्या करता है? अपोज करता है। कभी कभी इसके अपोज करने का अंदाज ऐसा हो जाता है कि हमको बाहर से दिखता है कि ये अपोज नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। मेरी बात को समझना, आप इसको जो है गलत तरीके से मत ले लेना। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा और हमेशा क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। और मैं बोल रहा हूं कि कभी कभी रिलेटिव मोशन का अपोज करता है तो कभी कभी क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि सर यहां पर तो आपने अपोज ही लिखा है, वो बिल्कुल सही है। कभी कभी हम जो है ऑब्जर्वर की तरीके से जब नोटिस करते हैं तो समटाइम्स वी सी कि उसने तो अपोज किया है लेकिन वो आपके क्या हो गया? फेवर में हो गया। वो आपके क्या हो गया? फेवर में हो गया। तो जब फ्रिक्शन फोर्स ने कुछ ऐसा कर दिया, उसने तो अपोज ही किया था लेकिन उससे तुमको फायदा मिल गया, तो आप बोलते हो कि इसने अपोज नहीं कर दिया बल्कि क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। जैसे मैं आपसे बोलता था कि कोई भी फोर्स पुश नहीं होता, कोई भी फोर्स पुश नहीं होता, लेकिन कुछ लोग उसको पुश कह देते हैं। भाई मैंने ये फोर्स दिया तो मैं कह रहा हूं कि मैंने धक्का दिया, तुम इधर खड़े हो गए, तुमने देखा कि नहीं इसको क्या किया जा रहा? खींचा जा रहा है। तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो फाइनली फिर से मैं पूरी बात बता दूं, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। कभी कभी ऑब्जर्वर को ऐसा सिचुएशन मिल जाती है कि ऑब्जर्वर ये कहता है कि अरे इसने अपोज किया तो उसको फायदा हो गया, तो ऑब्जर्वर की नजरों में वो अपोज नहीं कहलाता, फिर क्या कहलाता है? सपोर्ट कहलाता है। ठीक है ना? तो एक पॉइंट आपका ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में। और आगे क्या है भाई? नेक्स्ट वन क्या है इसके बाद? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट जा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में और आप क्या जानते हो? भाई पहला पॉइंट तो आपने लिख दिया, तो नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में कुछ और भी जो आप जानते हो जरा बताओ। नॉर्मल रिएक्शन केवल और केवल कांटेक्ट हो जाने से ही बन जाएगा।
नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है, अगर आपने दो बॉडीज का कांटेक्ट करा दिया, अगर आपने दो सरफेसेस का कांटेक्ट करा दिया तो ये आ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स आएगा या नहीं आएगा इसकी क्या है, कंडीशन है। तो सेकंड नंबर पॉइंट जरा देखिए नॉर्मल फोर्स की तरफ। हमने कहा कि इट ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन कांटेक्ट टेक प्लेस, कांटेक्ट ऑफ सरफेसेस, या चलिए इट ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन बॉडीज मेक कांटेक्ट। केवल इतना ही बहुत है इसके लिए, अगर दो बॉडीज ने कांटेक्ट कर लिया है तो हां ये होगा। फ्रिक्शनल फोर्स होगा कि नहीं होगा, जरा सेकंड नंबर पॉइंट इस तरफ देखिएगा। इट प्रेजेंट व्हेन contacting surfaces tries to maintain relative motion or maintain relative motion। समझना बात को, जो लिखा गया उस पर ध्यान दो। फ्रिक्शनल फोर्स होगा या नहीं होगा, चेक द रिजल्ट। जैसे ये देखो, ये एक बॉक्स है, नाम है बी, ये एक बॉक्स है, नाम है ए। दोनों की कॉन्टेक्टिंग सरफेस ये है, और दोनों सरफेसेस ने रिलेटिव मोशन तो मेंटेन किया ही नहीं है, कोशिश भी नहीं की है। देखो क्या लिखा है कि इट प्रेजेंट व्हेन कॉन्टेक्टिंग सरफेस ट्राइज टू मेंटेन रिलेटिव मोशन। अगर कॉन्टेक्टिंग सरफेस ये कोशिश कर रही है कि रिलेटिव मोशन आ जाए, आ नहीं पाया लेकिन कोशिश तो कर रही हैं, तो हां ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। और अगर रिलेटिव मोशन आ गया है तो भी होगा, लेकिन यहां पर तो कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, कोशिश भी नहीं हो रही है, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो। समझ रहे हैं ना बात को, मैं तुम सबके सामने एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अगर मैंने यहां पे F0 लिखा है, मतलब इन दोनों कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस ने रिलेटिव मोशन नहीं है इनके पास, और इन्होंने उसको मेंटेन करने की कोशिश भी नहीं की है। क्लियर है बात? मैं बगल में एक डायग्राम और बनाता हूं। ये रहा B, ऊपर है A, और हमने यहां पे एक फोर्स लगा दी है, चलो पुश लिख देते हैं। इधर से देखोगे तो पुश है, उधर से देखोगे तो क्या आएगा, पुल। अब यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं होगा। अब जरा देखना, बात को समझना। बी और ए की जो ये कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस है, तो इन दोनों की कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस में ये फोर्स लगा के तुम क्या कोशिश कर रहे हो, स्लाइड कराना चाहते हो ना, खिसकाना चाहते हो, तो रिलेटिव मोशन चाहते हो, कामयाब नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं, और कामयाब हो गए तो अच्छी बात है। इस बात पे ध्यान देना, क्या आपके इस पुश से ये रिलेटिव मोशन में आ जाएंगे? आंसर नहीं आ जाएंगे, लेकिन कोशिश तो करेंगे ही करेंगे, ये पक्का है। और अगर मेरी ताकत ज्यादा हुई तो रिलेटिव मोशन भी करेंगे। इस वाले केस में दो बातें हो सकती हैं, रिलेटिव मोशन की कोशिश हो सकती है और रिलेटिव मोशन हो जाए, ये भी हो सकता है। तो चूंकि इस वाले केस में रिलेटिव मोशन की कोशिश चल रही है, कामयाब नहीं हो पा रहा है, ये अलग बात है। आप इस बात को समझे। जैसे ये देखिए, हमने जो है ये एक ऑब्जेक्ट लिया और एक ऑब्जेक्ट ये लिया, इस पर ये रख दिया, डस्टर से समझते हैं, इस पर ये रख दिया भाई ये, ठीक। अब कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए कोशिश कर रहे हैं। आप मानो या ना मानो, क्योंकि मैंने एफर्ट्स लगाया है तो मैं थोड़ा एफर्ट्स लगा रहा हूं, ये मुझे पता है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है? आंसर है कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे रिलेटिव मोशन, यानी ये मेरा क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं।
यानी कि रिलेटिव मोशन होना तो चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ करके हमारा क्या किया, अपोज किया। यानी कुल मिलाकर के रिलेटिव मोशन में ना जाने के लिए ये कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, और इधर से हम भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो कोशिश चल रही है, यानी फ्रिक्शन होगा। और ये देखिए मैंने फोर्स लगाया, ये अब तो हमने देखा कि नहीं भाई रिलेटिव मोशन हो गया, अभी भी क्या होगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स का होना और ना होना इसमें केवल इतना डिफरेंस है, अगर रिलेटिव मोशन की कोशिश ही नहीं होगी तो फ्रिक्शन का कोई चांस ही नहीं है। और रिलेटिव मोशन दोनों सरफेसेस के बीच में ना हो इसकी गारंटी क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस किसी तरीके से वहां मौजूद ना हो। जैसे आप यहां देखिए F0 है तो कोई एफर्ट्स नहीं किया गया। घर में जो एल्मीरा है आपने उसको धक्का दिया, दोनों हाथ से धक्का दिया, और तुमने कहा कि सर इसको हम खिसका नहीं पाए, बट तुमने खिसकाने की कोशिश तो की ना, वहां फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि तुमने कोशिश करी है, रिलेटिव मोशन में लाने की कोशिश की है, कामयाब नहीं हो पाए हो, ये एक अलग फिजिक्स हो जाएगा, अभी आगे देखेंगे। और जब अलमीरा रखा हुआ था हमने कोशिश ही नहीं की तो फ्रिक्शन वहां पर नहीं होगा। लेकिन इस वाले केस में देखो, मैं दोनों डायग्राम यहां फिर से बनाता हूं, ये रहा ए और ये रहा बी। यहां पे कोशिश नहीं की जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स 0 है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं है। और यहां वाले केस को देखो भैया, ये बी है और ये ए है, आपने कोशिश की है स्लाइडिंग कराने की, आपने कोशिश की है कि दोनों सरफेसेस एक दूसरे पर स्लाइड करें, बट अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो यहां पर F0 नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन तो 0 होने का चांस ही नहीं है। एंड अगेन चेक द सेकंड नंबर पॉइंट, दो सरफेसेस का कांटेक्ट में आ जाना ही नॉर्मल रिएक्शन को इनवाइट कर देगा। दो सरफेसेस अगर कांटेक्ट में आएगी तो नॉर्मल रिएक्शन अपने आप आ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तभी आ पाएगा जब दोनों सरफेसेस रिलेटिव मोशन या तो करें या रिलेटिव मोशन करने की कोशिश करें। ठीक है ना, क्लियर है सेकंड नंबर पॉइंट? नोट करिए। इसका मतलब ये हो गया, आप लिखते रहिए, जल फटाफट अपने आप को खाली करिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एक कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस, तो अगर हम इस कॉन्टैक्टिंग सरफेस पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दें तो हमें क्या क्या नजर आएंगे? हमें नजर आएंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नजर आएगा, और हमें क्या नजर आ सकता है? फ्रिक्शन फोर्स नजर आएगा। डायरेक्शंस की बात कर लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन की तो डायरेक्शन हम जानते ही हैं, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन के बारे में लिखा तो जा चुका है। लिखना एक अलग काम होता है, लेकिन जब डायरेक्शन हम लोग देखेंगे तो बहुत सोच समझ करके डायरेक्शंस की बातें करेंगे। बट एक बात तो पक्का है ना कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के अलोंग होगा, या तो इधर होगा और ये इधर होगा। म्यूचुअल होता है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कॉन्टैक्टिंग सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, ऐसे और ऐसे। तो 100% ये पक्का हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपस में कितना एंगल बनाते हैं? फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपस में कितना एंगल बनाते हैं? ये क्वेश्चन बन गया। 90 बनाते हैं, कभी 90 के अलावा कुछ और नहीं बनाते हैं। मैंने एक कॉन्टैक्टिंग सरफेस दिखाई है, समझ लो कि ये ए और बी की ही कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, तो ए और बी की कॉन्टैक्टिंग सरफेस में म्यूचुअल वाला नॉर्मल होगा और म्यूचुअल वाला फ्रिक्शन होगा, इससे उस पर, उससे इस पर। बट एक बात पक्की है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अलोंग द लाइन होता है,
और नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट होता है, एंड दैट इज वाई वी कैन से, यू कैन से कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मैंने पूछा एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैपिटल N एंड फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f इज के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, क्या चॉइस है? 90 डिग्री। अब ध्यान देना भाई, स्टॉप रेटिंग इधर देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। और नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। कितने डिग्री पर हैं दोनों? 90 डिग्री पर हैं। सिमिलरली यहां पर भी 90 डिग्री पर है। तो यार इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, भाई आपने वेक्टर में, जिसको ये बात ना पता हो मुझे बता देना, आपने वेक्टर में ये पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल से मिली हुई है, अगर एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की टेल से मिली हुई है तो रिजल्टेंट कैसे दिखाते थे? इस अधूरी पिक्चर को पैरेललोग्राम में बदल देते हैं, और जो डायगोनल हम लोग लेते हैं फ्रॉम द टेल टेल कॉम्बिनेशन, इस डायगोनल का नाम होता है रिजल्टेंट। अगर ये वाला वेक्टर A है और ये वाला वेक्टर B है तो रिजल्टेंट R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ पे थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। कौन ऐसा है जो ये बात नहीं जानता? क्लास में है कोई ऐसा? भाई आप जानते हो, सब लोग जानते हो ना? पक्का? नहीं जानते हो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा भी है, लेकिन एक थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तुम नहीं जानते हो। तुमने बिल्कुल अभी बिल्कुल इसी चैप्टर से ही पढ़ाई शुरू करी है, तो मैं बता रहा हूँ। एक वेक्टर की टेल, ये रहा टेल, ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, दोनों की टेल और टेल आपस में मिल गई हैं। हाउ यू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट? तो इस अधूरी पिक्चर को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो जब आप इस अधूरी पिक्चर को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो डायगोनल फ्रॉम द टेल टेल कॉम्बिनेशन, इसका नाम है रिजल्टेंट। अगर ये दोनों वेक्टर थीटा एंगल बनाते हैं तो आप लिखते हो रिजल्टेंट R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये होता है। तो आज जरा चेक करो, फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। तो इस अधूरी पिक्चर को पैरेललोग्राम में बदल दिया तो ये क्या बनेगा? रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो यहां पे कैपिटल F का नाम है रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। सिमिलरली यहां पर भी, तो भैया इसकी जरा वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगी? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। तो कैपिटल F बराबर √n² प्लस f²। हल्का फुल्का क्वेश्चन आपको मिलेगा। फ्रिक्शन की बातें होंगी और फ्रिक्शन की बातों में वो तुमसे पूछेगा कि कांटेक्ट फोर्स निकालो, तो तुरंत जो है आप दो कांटेक्ट फोर्स जानते हो, फ्रिक्शन वाला और नॉर्मल वाला। अब उसने पूछा कि कांटेक्ट फोर्स निकालो, तो आप देखोगे कि ना तो n की बात करनी है ना स्मॉल f की बात करनी है, किसकी बात करनी है? इन दोनों के रिजल्टेंट की बात करनी है। और सीधे सीधे जब रिजल्टेंट आप निकालोगे तो ऐसे आएगा। अभी हम थोड़ा सा टाइम और लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखो यार, ये रिजल्टेंट फोर्स है, बोलो। रिजल्टेंट फोर्स ने नॉर्मल फोर्स के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी आज की क्लास में आगे होगी, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको भी। जरा इस नोट को देखिए भाई, ये जो नोट है, इन फिजिक्स वी डिस्कस फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन
पहला चॉइस है सॉलिड सॉलिड सरफेसेस। भाई आपकी स्टडी टेबल सॉलिड है, सॉलिड है, इसके ऊपर जो आपका सेल फोन रखा है ये भी कैसा है, सॉलिड है। एक सॉलिड सरफेस ने दूसरी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाया, तो इनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। और दूसरी चॉइस होगी बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड सरफेसेस। भाई एक सरफेस कैसी है, सॉलिड है, और दूसरी कैसी है, फ्लूइड। फ्लूइड में कौन आ गया, लिक्विड आ गया और गैस आ गया, ठीक। और तीसरा है बिटवीन फ्लूइड एंड फ्लूइड सरफेसेस, कि फ्लूइड और फ्लूइड सरफेसेस के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। और आगे जा करके इसी फिजिक्स का नाम हो जाएगा विस्कस फोर्स। तो ध्यान दें, यहीं पर मैंने आपको बता दिया है, इसके लिए बिल्कुल अलग से चैप्टर, अलग से पूरा यूनिट होगा। जब फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड वर्सेस फ्लूइड काम करता है तो उस फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। तो नोट करते रहिए भैया, थोड़ा थोड़ा अटेंशन केवल देना। अब क्वेश्चन आया कि फ्रिक्शन फोर्स जो ये है ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर स्लाइड करना चाहती है, अभी हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन आपको जो है 3 तरीके से पढ़ना है, उनमें से एक क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आगे जाकर के बाकी 2 फ्रिक्शन भी और आएंगे। तो यहां पर जो है हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर स्लाइड करना चाहती है तो वो शिकायत करती है कि कोई उसको रोक रहा है, उसी रोकने वाले का नाम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। या फिर स्लाइड करने की कोशिश करती है एक सरफेस जब दूसरी सरफेस पर, तो फिर ये शिकायत आती है कि कोई उसको रोक रहा है, तो रोकने वाले का नाम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों आता है इस पर बात करेंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट होगा, हमारा जो मेन फोकस होगा, सॉलिड सरफेस की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो हियर वी डिस्कस फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड सरफेसेस। आप अगर हुआ नहीं है पूरा तो आप करते रहिए, थोड़ा थोड़ा केवल ध्यान देते रहिएगा। जैसे क्वेश्चन आया कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, भाई ये तो बताओ फ्रिक्शन क्यों हो रहा है। जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लाइड करना चाहती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये शिकायत क्यों आ रही है कि कोई उसको रोक रहा है, क्या वजह है। तो यार देखो, वजह है ओल्ड व्यू। क्या है, पुराना व्यू। ओल्ड व्यू ये कहता है कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती, तो देयर इज नो स्मूथ सरफेसेस। कोई सरफेस चिकनी नहीं होती। आप बोलोगे सर ये आपका व्हाइट बोर्ड तो स्मूथ है, आंसर है नहीं। माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर आप देखोगे तो ये बोर्ड कैसा है, रफ है। भाई हर एक चीज किससे मिलकर के बनी है, एटम से मिलकर के बनी है। और एटम को हमने क्या माना है, स्फेरिकल। चलिए अगर मैं आपकी एक सरफेस लेता हूं, सपोज कर लो ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, तो रियलिटी में इस सरफेस के ऊपर क्या है, एटम। बोलो। तो जब ये सरफेस एटम से मिलकर के बनी है, नीचे भी एटम का इसी तरीके से जाल पड़ा होगा, तो अगर हम इस सरफेस को टच करें तो क्या स्मूथनेस होगी, नहीं होगी। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर नोटिस किया जाए तो कोई भी सरफेस चिकनी नहीं है। तो ओल्ड व्यू क्या है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन क्या दिया गया। तो पहला पॉइंट है कि देयर इज नो स्मूथ सरफेसेस, फुल स्टॉप। ऑल सरफेसेस हैविंग इर्रेगुलरिटीज। ये जो इर्रेगुलरिटीज होती है
इरेगुलरिटीज का मतलब हो गया वही खांचे बने हुए हैं। भाई आप देखो ना, अगर मैं यहां पर अपना फिंगर यहां पे रखूं तो ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिंगर अप डाउन होकर चलेगा नहीं चलेगा? तो मैं बोलूंगा कि रास्ते में बड़ा जो है दिक्कत है, यानी कि रास्ते में कैसा इरेगुलरिटी है। तो ऑल सरफेसेस हैविंग द इरेगुलरिटीज, सेकेंड नंबर पॉइंट देखें भाई। और इसी इरेगुलरिटीज की वजह से जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के साथ कांटेक्ट करती है तो इंटरलॉकिंग हो जाती है। यही इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन को क्या करती है? वेलकम करती है। मैं एक सरफेस और बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा भाई। एक सरफेस मैंने ये बनाया, इसकी सरफेस में भी क्या है? एटम्स हैं। तो देखिए मैं कोशिश करता हूं बनाने की। ये भाई इस सरफेस ने उस सरफेस को टच किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस सरफेस के जो स्फेरिकल एटम्स हैं वो उस सरफेस के स्फेरिकल एटम्स के साथ क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो इंटरलॉकिंग हो रही है उनके बीच में। और जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लाइड करना चाहती है तो यही इंटरलॉकिंग क्या करती है? उसको रोकती है। तो ओल्ड व्यू यहां पर ये है। तो सेकेंड नंबर पॉइंट यहां पर आ गया, इरेगुलरिटीज of contacting surfaces form interlocking which and it provide friction। ये है ओल्ड व्यू फ्रिक्शन को लेकर के, नोट कर लीजिए भाई। और कहीं कोई बात पूछनी हो तो बताइएगा। तो फ्रिक्शन का जो कॉज है ओल्ड व्यू के बाद जरा देखते हैं मॉडर्न व्यू क्या है। मॉडर्न व्यू ये कहता है भाई, डायग्राम दोनों में ही चल जाएगा। तो मॉडर्न व्यू क्या है? मॉडर्न व्यू बेस है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की उस फीचर्स पर। जैसे सपोज कर लो ये स्टील और ये भी स्टील है, तो बोथ आर स्टील ना। तो अब इस वाले एटम में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा हो गया? कोहेसिव। ऊपर स्टील है नीचे कॉपर है, तो अब क्या हो गया? एडहेसिव। लेकिन नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव। तो आपका जो ये मॉडर्न व्यू है वो यही कहता है कि व्हेन टू सरफेसेस, ये एक ऐसा पॉइंट है जो सुनने के बाद समझने के बाद आप हमारे साथ लिख सकते हैं, इससे टाइम बच सकता है। तो व्हेन टू सरफेसेस मेक कॉन्टेक्ट देन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ना लिखें, चलिए अच्छा लिख दिया, कोई बात नहीं। बिटवीन एटम्स, ब्रैकेट में मॉलिक्यूल्स अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे, एंड इट प्रोवाइड फ्रिक्शन। क्योंकि मैंने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स अभी पढ़ाया नहीं है, जनरल में आप जानते हो तो अच्छी बात है, मैंने उसका नाम नहीं लिया यहां पर। अब देखो ना, समझो बात को। अगर ये लाल वाला एटम कहता है मैं काले वाले को छोड़ूंगा नहीं, फिर इधर बगल का लाल वाला एटम कहता है मैं काले वाले को छोड़ूंगा नहीं, और तुम क्या कराना चाहते हो? स्लाइडिंग। तो फ्रिक्शन तो आएगा ही आएगा, अपोजिशन तो आएगा ही आएगा। तो मॉडर्न व्यू जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है या ज्यादा समझ में आने वाली बात है। हम बोर्ड पर लिख रहे हैं क्योंकि जो इंक है और जो आपका बोर्ड है, जो मटेरियल का बोर्ड बना हुआ है, इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा जो है एडहेसिव फोर्स है, अट्रैक्शन वाला, चिपका ले रहा है इंक को। अगर हम किसी और मटेरियल को यूज करें तो नहीं लिख पाएंगे। तो तगड़ा वहां पर जो है एडहेसिव फोर्स है। हटाएं इसको, हटा दें। अब आगे देखो भाई, मैं फ्रिक्शन की वो सारी छोटी बड़ी बातें बता रहा हूं जिससे कि एक बार इसको बताने के बाद अब आगे फिर हमें फ्रिक्शन के बेसिक्स ना पढ़ने पड़े। आगे भाई ध्यान दें, नेक्स्ट वन क्या है, गौर करना।
दो सरफेसेस कांटेक्ट बनाती हैं, दो सरफेसेस कांटेक्ट बनाती हैं और वहां पर जो है एक्सटर्नल एफर्ट्स लगा दिया गया। दो सरफेसेस कांटेक्ट बना रही हैं और एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाया गया। ध्यान देना, एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाया गया है, यानी कि एल्मीरा को खींचने की या फिर पुश करने की कोशिश की गई है, एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाया गया, लेकिन कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। तो अब जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, मैं बता चुका हूं कि रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो फ्रिक्शन होगा, रिलेटिव मोशन होने की कोशिश चल रही हो लेकिन हो नहीं पा रहा हो तो भी फ्रिक्शन होगा। अब कोशिश ही नहीं करोगे तो फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर मैंने कहा कि देयर इज एक्सटर्नल फोर्स ओवर द कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस या सिस्टम। तो रिलेटिव मोशन होना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस अंडर द अप्लाइड एफर्ट्स। हमने जो एफर्ट लगाया है उस एफर्ट की वजह से रिलेटिव मोशन हो नहीं पा रहा, हम चाहते हैं कि हो जाए लेकिन हो नहीं पा रहा। तो अब जो ये फ्रिक्शन है उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर हमने एफर्ट्स लगाया है और रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बात। तो इस नोट में जरा देखिए ध्यान से, एक तरफ है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ एस से लिखेंगे। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये जब पूरा हो जाए तो कॉपी करिएगा। और एक तरफ है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन। और इसको हम स्मॉल एफ से लिखेंगे के के साथ। तो पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं भाई, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो व्हेन, ध्यान दें इधर, नो रिलेटिव मोशन टेक प्लेस, व्हेन नो रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस, ध्यान देना, देन फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको नंबर 0 मिलेंगे अगर आपने ये लिखा तो, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दो। अगर किया ही नहीं गया तो रिलेटिव मोशन तो होगा ही नहीं। आपने एफर्ट्स किया है क्या, आपने बोला हाँ, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड दैट इज वाई वो जो बात है वो आपको छिपानी नहीं है, बतानी है कि व्हेन नो रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस अंडर अप्लाइड एक्सटर्नल एफर्ट, देन फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो लाल पेन से बात लिखी गई है उसके बिना ये डेफिनेशन कैसी रहेगी, अधूरी रहेगी। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, अब एकदम क्लियर हो गया कि नहीं, कोशिश की जा रही है, अलमीरा जो रखी है उसको धक्का देने की कोशिश चल रही है, जो टेबल पर जो मोटी सी बुक रखी हुई है उसको भी धक्का एफर्ट्स लगा करके पुल या पुश किया जा रहा है, बट हो नहीं रहा, एफर्ट्स तो चल रहा है ना। तो अब जो फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहां पर भी ये देखो, इसकी जो डेफिनेशन है क्या बनेगी, ध्यान देना, जहां पर ये नो लिखा हुआ है, नो हटा देना, देखें क्या बनेगी फिर डेफिनेशन, व्हेन रिलेटिव मोशन टेक प्लेस बिटवीन कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस अंडर अप्लाइड एक्सटर्नल एफर्ट्स देन फ्रिक्शन इज कॉल्ड द। तो नो हटा देना और जहां पर स्टैटिक है, स्टैटिक की जगह क्या कर लेना, काइनेटिक कर लेना या डायनेमिक कर लेना, चलो काइनेटिक कर लेना। तो ये डेफिनेशन आप खुद बना लोगे। ओके, स्टॉप राइटिंग, ध्यान दो इधर, अभी काम केवल डेफिनेशन पूरी हुई है, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अब आगे देखो भाई,
अब हमने जो है बात फिर से उठाई रिगार्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के रिगार्डिंग हम जो है कुछ पॉइंट्स और कर रहे हैं, जरा उस पर ध्यान दें। सपोज कर लो यार ये कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत देर से अलमीरा की बात हो रही थी तो मैंने उसको बना भी दिया। हमने कहा कि भाई 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, चलो स्लाइड कर जाओ, नहीं हुई। तो मेरे इस एफर्ट्स को किसी ने तो काटा ही है, क्योंकि ध्यान देना एक फंडा होता है कि F बराबर क्या होता है एम है, और A बराबर क्या होता है F/m। आपकी आंखों के सामने हमने F कितना लगाया 2 न्यूटन, और जो एल्मीरा उसका मास तो कुछ ना कुछ होगा ही, मान लेते हैं 60 किलोग्राम। तो क्या A की वैल्यू 0 आएगी? कभी नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली तो A 0 है। तो अगर A 0 है तो यानी कि जो मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है उसको किसी ने क्या कर दिया? काट दिया। और जिसने काट दिया उसी का नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने लगाया इधर, तो देखो जरा सा इसके करस्पॉन्डिंग बात करो, इसके करस्पॉन्डिंग बात करो। तो मेरी चाहत यह है कि हम इसको इधर खिसकाना चाहते हैं, तो रिलेटिव मोशन इस तरफ हुआ। फ्रिक्शन क्या करता है? हमेशा उसी का क्या करता है? अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर आएगा भैया, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन के क्या है? बराबर। चेक करके देख लेना कि आपने जो एफर्ट्स लगाया है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? उसी के बराबर है। फिर तुमने क्या किया? तुमने कहा 2 न्यूटन से काम नहीं बना, चलो अब मैं लगाता हूं 10 न्यूटन। अभी भी नहीं है शिफ्ट हुई, तो अब जो है फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक वाला किसके बराबर है? 10 न्यूटन के। यानी एक बात समझ में आनी चाहिए कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप क्या कर रहा है? एडजस्ट। तुमने कहा 0 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0, तुमने कहा नहीं एफर्ट्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स 0, और तुमने कहा 2 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स भी 2 न्यूटन, और तुमने कहा 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन। तो क्या बात समझ में आई? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के या एक्सटर्नल एफर्ट्स के क्या हो रहती है? बराबर। और डायरेक्शन में कैसे होती है? अपोजिट। और अगर एक्सटर्नल एफर्ट्स 0 है तो ये भी 0 है, और अगर एक्सटर्नल एफर्ट्स बढ़ रहा है तो ये भी क्या करता है? बढ़ाता है अपने आप को। तो एक पॉइंट और निकल के आ गया कि जो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग। तो ये पॉइंट जरा लिख लेता हूं पहले मैं। तो रिगार्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, स्टार पॉइंट देखिए क्या लिखा जा रहा है। तो स्टार पॉइंट है आपका कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स according to applied external, चाहे फोर्स लिख दो या एफर्ट्स लिख दो। अब हम एक्सटर्नल फोर्स को FEXT करके लिखा करेंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई ना? श्योर है ये बात? भाई हमने किसी भारी भरकम चीज को शिफ्ट करने की कोशिश की और किसी हल्की चीज को शिफ्ट करने की कोशिश की। ये एक बार फिर से ये रहा हमारे पास में एग्जाम्पल। ये हमने कहा कि फूंकने से फोर्स आएगा और इसको खिसका देंगे, नहीं शिफ्ट हुआ। सपोज कर लेते हैं कि इस एफर्ट से जो है 0.4 न्यूटन का फोर्स बना होगा, तो 0.4 न्यूटन इस पर लगा, बट ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, यानी इसको किसी ने काट दिया। जिसने काट दिया उसका नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर हमने एक फिंगर से इसको शिफ्ट करने की कोशिश की, नई बात बनी। मान लेते हैं कि फिंगर से इसने 2 न्यूटन लगाया, फिर भी शिफ्ट नहीं हुआ, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? 2 न्यूटन। ऐसे हम लगातार कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है। तो वहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सीधे सीधे अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। तो सेकेंड नंबर स्टार पॉइंट जरा ध्यान देना भैया।
कि वैल्यू ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी। ई एक्स टी का नाम क्या है? एक्सटर्नल, और यहां लगा दिया नेगेटिव। अगर एफ एक्सटर्नल ऊपर की तरफ है तो ये कैसा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमेशा और हमेशा जो है ये बनता है। अब एक बात बताओ कि जो एफ एस की वैल्यू है, गौर करो, ये एफ एस की वैल्यू है, वेक्टर हटा दिया, वेक्टर हटा दिया, यहां पे देखो दोनों चीजें हैं कि दोनों लोग वैल्यू में बराबर होते हैं, डायरेक्शन में कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। और यहां पर हमने लिखा एफ एस। एफ एस की वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर तुम एफर्ट्स ही नहीं लगाओगे तो अगर एक्सटर्नल वाला फोर्स 0 तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0। तो एफ एस की वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ, हो सकती है। जरा इसको चेक करो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एफ एस ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0। यही तो मतलब है जो लिखा गया। तो एफ एस की वैल्यू क्या 0 हो सकती है? हाँ, हो सकती है। और अगर 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ होगी। तो ये हमने लिख दिया। और ये भी पक्का है, तुमको ये प्रैक्टिकली पता है, ये प्रैक्टिकली पता है कि अगर मैंने एल्मीरा को एक्सटर्नल फोर्स लगा करके खिसकाना चाहा है बट हम कामयाब नहीं हो रहे, चलो हम 2 लोग आ जाते हैं, कामयाब हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया जाता है वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है। और एक ऐसी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, जिसके नीचे रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, उस मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में दोबारा सुन लो। हमने कहा, आपने ये प्रैक्टिकली सीखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से बढ़ती है, तो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो मैंने आपसे बोला स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर या जिसके नीचे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाता है वो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पर आप देखें भाई, इस वाले पॉइंट को जरा ध्यान दें। अभी आप नकल नहीं करेंगे, आप समझे पहले बात को। जो मैं लिख रहा हूं उसको अपनी स्टाइल से समझे, कहीं कोई दिक्कत हो बताना। मैंने लिखा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट विच and below which no relative motion take place is called limiting friction। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि ये देखिए एफ एस मैक्स बराबर क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग एफ एल से लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एल। यानी ये क्या बता रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 के बराबर होगी या हो सकती है, और 0 से क्या होगी? ज्यादा भी हो सकती है। और एफ एस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा किसके बराबर होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, या उससे क्या होगी? कम होगी। और जो डेफिनेशन लिखी है वो बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। देखो क्या लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट विच एंड बिलो विच नो रिलेटिव मोशन टेक प्लेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन।
एग्जाम्पल से समझते हैं कि अलमीरा पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, वो स्लाइड नहीं किया। 15 न्यूटन लगा दिया, स्लाइड नहीं किया। 20 न्यूटन किया, स्लाइड नहीं किया। 30 न्यूटन किया, स्लाइड नहीं किया। 30 से जैसे ज़्यादा किया, स्लाइड कर गया। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 30 न्यूटन, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, प्रैक्टिकली ये देखा गया, ध्यान देना भाई, प्रैक्टिकली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है FL, इसको हम FS मैक्स भी कह रहे हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल N के। ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है, ये एक्सपेरिमेंटली है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट तो अभी हम कर नहीं रहे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एल्मीरा पे 30 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं, तो एल्मीरा स्लाइड नहीं कर रही है। जैसे 30 से ज्यादा किया तो स्लाइड कर रही है। अब हमने क्या किया, उसी एल्मीरा पर 10 बच्चों को या कुछ और सामान रख दिया। बोलो अब स्लाइड करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो जो तुमने उसके ऊपर मास रख दिया तो क्या बदल गया? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बदल गया ना भाई। अगर देखो भाई, अगर हम ऐसे जमीन पर खड़े हैं तो नॉर्मल रिएक्शन N बराबर क्या है? mg। ठीक, अब मैंने स्कूल बैग भी टांग लिया, अब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? mg से बढ़ गया, mg बढ़ गया तो वो भी बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाओगे तो आपका जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये भी वैल्यू वाइज क्या होगा? बढ़ेगा। और प्रैक्टिकली तुमको ये फील भी आ रहा होगा। अगर उस अलमीरा में 10 लोग बैठ जाएं या पूरा अंदर से सामान भरा हो तो उसको क्या स्लाइड करने में वही 30 न्यूटन से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये सीधे सीधे पता चलता है कि दोनों लोग कैसे हैं? प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब जब ये दोनों लोग प्रोपोर्शनल हैं तो प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आता है? इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। जो कांस्टेंट आ रहा है वो म्यू एस है और ये एन है। यहां पर जो ये म्यू एस है ये कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बात? और ये पता चल चुका है कि वैल्यू ऑफ म्यू एस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। जैसे स्टील की सरफेस कॉपर की सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाती है, म्यू एस की वैल्यू कुछ होगी। अब वही स्टील की सरफेस ग्लास के साथ कांटेक्ट बनाती है तो नेचर बदल गया ना, तो म्यू एस की वैल्यू क्या होगी? बदल गई। ये इसलिए कह रहा हूं कि कांस्टेंट का मतलब तो बहुत होता है, बदलेगा ही नहीं ये मतलब होता है, लेकिन ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा। कॉन्टैक्टिंग सरफेस का नेचर बदल जाएगा तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है, यहां पर ये जो चीज है एफ एस बराबर एफ एक्सटर्नल, उसके लिए ग्राफ बनाना चाहते हैं। नोट करिए पहले आप इतना। तो मैं ग्राफ बनाने के बारे में बात कर रहा था, वो यहां से मुझे बनाना है, ध्यान देना भाई। ये हमने लिया कि भाई इस वाली एक्सिस पर एक्सटर्नल फोर्स है और यहां पर है फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है। तो बताओ दोनों के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? ये सिचुएशन है, ग्राफ कैसा बनेगा? अरे यार ये दोनों लोग कैसे हैं? प्रोपोर्शनल हैं, इक्वल हैं।
और जब दो लोग सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पर जाएगी, केवल स्ट्रेट लाइन। देखो अगर तुमने स्ट्रेट लाइन बोला तो गलत हो जाएगा, ये बराबर भी तो है भाई। देखो जब आप ये बोलते हो y प्रोपोर्शनल x, तो y और x पक्के दोस्त हैं, x ज्यादा तो y ज्यादा। लेकिन जब आप बोलते हो y बराबर x, तो सीधी लाइन कैसी होती है? 45 डिग्री पर। यहां पर एफ एस बराबर एफ एक्सटर्नल है, निगेटिव तो केवल क्या बता रहा है? डायरेक्शन को। एंड दैट इज वाई सीधी लाइन मत बोलो, सीधी लाइन एट 45 डिग्री। तो ये देखिए सीधी लाइन बना रहा हूं, गौर करिएगा। अब चीजों को जरा समझने की कोशिश करिए। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ये है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ये है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये है। फ्रिक्शन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कहता है कि हम बढ़ा रहे हैं अपने आप को, तो ये भी। अब ये देखिए ये सिचुएशन आ गई, क्या ये लाइन इनफाइनाइट तक जा सकती है? नहीं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, मैक्स वैल्यू होती है। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो रिलेटिव मोशन होने लगेगा। एंड दैट इज वाई ये सीधी लाइन कहीं ना कहीं खत्म करनी पड़ेगी। और ये कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर। 45 डिग्री का मतलब है दोनों लोग आपस में प्रोपोर्शनल भी हैं और इक्वल भी हैं। और 45 डिग्री अगर नहीं होगा तो दोनों लोग केवल क्या है? प्रोपोर्शनल हैं, इक्वल नहीं है, ये मतलब है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये एफ एल हो गया, ये एफ एस मैक्स हो गया। क्लियर है ना ये बात? तो आप देख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स के बीच में जो ग्राफ बनता है, वो थ्योरेटिकली अगर आपको आंसर देना हो तो केवल सीधी लाइन मत बोलिए, सीधी लाइन एट एंगल 45 डिग्री, क्योंकि इक्वल वाली बात भी है। भाई आपको पता ना कि एक चीज होती है स्लोप, पता ना एक चीज होती है स्लोप। तो स्लोप बराबर क्या होता है? y एक्सिस पर वैल्यू अपॉन x एक्सिस पर वैल्यू। जो y एक्सिस पर वैल्यू है उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो x एक्सिस पर वैल्यू है उसका नाम है एक्सटर्नल फोर्स। अब ये दोनों बराबर है ना, तो अगर ये दोनों बराबर तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो यहां से आप देखो स्लोप बराबर आ गया 1, और स्लोप बराबर, अगर मैं ये कहूं कि इस लाइन ने थीटा एंगल बनाया है, तो आप क्या लिखोगे? tan थीटा बराबर आएगा 1। तो यहां से tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 45। तो देखो प्रूफ हो गया, थीटा बराबर कितना होगा? 45। तो जब भी आपसे ये बोला जाए कि एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बीच में ग्राफ कैसा होगा? सीधी लाइन विद 45 डिग्री एंगल। क्लियर है बात? अब कहीं ना कहीं लाइन खत्म होगी, क्योंकि इसके अनंत तक तो नहीं जाएगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या वो सीधी लाइन कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट तक जाएगी? आंसर है नहीं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है कि उस वैल्यू पर या उससे नीचे तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, लेकिन जैसे आप उसके ऊपर जाओगे तो रिलेटिव मोशन होने लगेगा। एंड दैट इज वाई कहीं ना कहीं लाइन को खत्म करना पड़ेगा। और हमने जहां पर लाइन को खत्म किया है वो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है बात? तो बनाइए सपोर्टिंग ग्राफ भी। तो हम बात कर रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन को लेकर के कुछ उसके और एडिशनल पॉइंट। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। डेफिनेशन तो हो ही चुकी है, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। रिगार्डिंग काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन में जब हम बात करते हैं तो रिलेटिव मोशन होता है। तो रिगार्डिंग काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस, क्या लिखें? 0 या नॉट इज इक्वल टू 0? नॉट इज इक्वल टू 0।
ठीक, और देखें जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के, इसकी वैल्यू निकल के आती है माइनस का म्यू के एन और वी कैप। मुझे ये हटाने की परमिशन है, और ये लिखा मैंने रिलेटिव। समझे चीज़ों को, स्पेशली वो लोग ज़्यादा ध्यान दें जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा। एक वेक्टर होता था जिसका नाम था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है? आंसर है डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन को बताता है। और किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम कैप लगा के लिखते हैं। जैसे आपने कहा कि सर एक वेक्टर है ये, इसका नाम ए है, तो इस डायरेक्शन में काम करने वाला यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप। ठीक है, तो यहां पर जो लिखा गया है उसको देखें। ये आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होता है लिमिटिंग वाला म्यू एस एन, ऐसे ही आपका काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू के एन। वी कैप, वी कैप रिलेटिव। भाई आप करो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बोल रहे हो ना बार बार, तो रिलेटिव मोशन मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन होगी, समझो बात को भाई, सब बात को समझो। आप ये कह रहे हो कि रिलेटिव मोशन अगर होगा तो फ्रिक्शन का नाम क्या होगा? काइनेटिक। तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती होगी। रिलेटिव वेलोसिटी कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं तो उसकी डायरेक्शन तो होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, तो जैसे ए की डायरेक्शन में काम करने वाला यूनिट वेक्टर क्या है? ए कैप। तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में काम करने वाला यूनिट वेक्टर क्या है? वी कैप। ठीक है, वी कैप। अब निगेटिव लगा दिया गया, मतलब इस काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन की जस्ट क्या होती है? अपोजिट। तो ये तो बार बार बोला जा रहा है कि जो फ्रिक्शन होते हैं वो रिलेटिव मोशन का क्या करते हैं? अपोज करते हैं। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा होगा? नीचे की तरफ। अगर हम यहां से वेक्टर हटाना चाहें, मॉड ले लें भाई, मॉड ले लें अगर, तो इसका मॉड लेंगे तो ये एफ के हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है? 1 होता है। और नेगेटिव किस वजह से है? डायरेक्शन की वजह से है। छोड़ो उसको, ये आ जाएगा म्यू के एन। ये इसकी मॉड वैल्यू। बात को समझो भाई, स्पेशली वो लोग जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा। यूनिट वेक्टर केवल क्या बताते हैं? डायरेक्शन को बताते हैं। आपने जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है उस पर ध्यान दें। आपने कहा कि रिलेटिव मोशन अगर होगा तो ये आपका फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा रिलेटिव मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन में काम करने वाले यूनिट वेक्टर को वी कैप से लिखा जाए तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में काम करने वाले का क्या हालचाल होगा? माइनस का वी कैप। वही लिखा हुआ। ठीक है ना? क्लियर ये बात? नोट कर लीजिए। नेचर ऑफ सरफेस का, तो म्यू के का नाम यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन its value depend upon nature of contacting surface। ये भी पता चलता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होती है? कम होती है, क्योंकि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है। तो इस पॉइंट को हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
म्यू के लेस देन म्यू एस, तो यहां से जरा दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एफ के लेस देन एफ एल, एफ के लेस देन एफ एल, यानी कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या रहती है, कम रहती है। तो ये था आपका डायनेमिक फ्रिक्शन या आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर हम दोनों ग्राफ बनाए, ध्यान देना, एक ऐसा ग्राफ बनाए जिसमें स्टैटिक और काइनेटिक दोनों हो, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये ग्राफ बनाया जाता है, याद रखना भाई, ये एफ एक्सटर्नल है और ये स्मॉल एफ है, दैट इज फ्रिक्शन। समझना कहां से कहां तक स्टैटिक होगा, 45 डिग्री। तो ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, एफ एल। भाई ये जो वैल्यू है ये वाली लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी ना, ये जो वैल्यू है ये दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, वही लिखा है। अब जब हम इसी ग्राफ पेपर पर लगातार हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते जा रहे हैं, प्रैक्टिकली समझिएगा, पहले एक्सटर्नल फोर्स 0 था, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 था, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन कहता है कि भाई मेरी एक लिमिट है, मैं वहीं तक बढ़ पाऊंगा, उसके ऊपर तो मेरा कोई काम नहीं है। तो मान लेते हैं कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, सपोज कर लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 है, तो वहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन पहुंच चुका है, लेकिन तुमने अभी भी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा दिया, तो अब तो रिलेटिव मोशन आ जाएगा। अब जैसे रिलेटिव मोशन आ जाएगा तो स्टैटिक तो खत्म हो गया, कौन आ जाएगा, काइनेटिक आ जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब आ जाएगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है। ऐसा कुछ ग्राफ आता है। ध्यान दें, यानी इस पॉइंट पर हम हैं, तो इस पॉइंट पर हम हैं तो दोनों सरफेसेस के बीच में क्या लगा हुआ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा हुआ है। तुम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो रिलेटिव मोशन आएगा, और जैसे रिलेटिव मोशन आएगा तो काइनेटिक तो खत्म, स्टैटिक तो खत्म हो गया, क्या आ गया, डायनेमिक। तो यहां पर आप देखिए, तो आप देखो ग्राफ का ये वाला हिस्सा क्या नीचे गया है, और ये जो आपका फ्रिक्शन सेट हुआ है यहां पर, देखो अब नहीं बदल रहा फ्रिक्शन, यानी बहुत थोड़े मोमेंटरली टाइम के लिए जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, जैसे ही मोशन आया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। लेकिन अब इसको जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं बोलना चाहिए, ध्यान दो, इस वाले हिस्से में ये जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो लिमिटिंग से क्या है, कम। ये जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या, लिमिटिंग से कम। ये जो फ्रिक्शन उसकी वैल्यू क्या, लिमिटिंग से कम। लेकिन इसका नाम स्टैटिक नहीं है, क्या नाम है, काइनेटिक। और ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसके आगे देखो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये देखो यहां से लेके यहां तक काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये भी क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, और ये भी क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये भी क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। इसका मतलब है कि काइनेटिक फ्रिक्शन फिर क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। बहुत थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट हुआ था इतने कम समय के लिए, इतनी थोड़ी देर के लिए, एंड दैट इज वाई ये जो हिस्सा है बहुत छोटा सा है। एंड सो वी कीप इन माइंड कि जैसे रिलेटिव मोशन आ गया तो अब जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा। भाई आप देखो ना, लगातार एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो, आप लगातार एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो, ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स बढ़ा, ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। क्या सीखने को मिला, काइनेटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट नहीं करता, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है। तो यहां से बनाइए ग्राफ को और ये पॉइंट लिखिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉट
सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं है। और इस पूरे डिस्कशन में पता चल गया कि फ्रिक्शन फोर्स को एरिया से कोई लेना देना नहीं। फ्रिक्शन फोर्स के फार्मूले में कहीं एरिया आया? एरिया तो आया नहीं है, चाहे स्टैटिक वाला देखो या ये वाला देखो। तो फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। अब हम और आगे बढ़ें तो आप देख सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन आता है। नॉर्मल रिएक्शन, अगर हमें प्रॉब्लम में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, RW रफ वर्क आपके लिए, कि प्रॉब्लम में वी हैव गिवन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। समझो समस्या हमारी क्या है। कौन है भाई आज? तो प्रॉब्लम में वी हैव गिवन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें लिखा था कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब दिमाग में जो है कंफ्यूजन आने लगा, कौन वाला कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस वाला या फिर म्यू के वाला? कुछ बताया ही नहीं गया। तो अगर प्रॉब्लम में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, ये नहीं बताया गया स्टैटिक वाला या फिर काइनेटिक वाला, तो प्रॉब्लम में वी हैव गिवन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन not inform about static and kinetic, then we consider, तो फिर आप फ्री होते हैं किस बात के लिए? we consider म्यू के बराबर क्या है? म्यू एस बराबर है गिवन वाला में। समझो बात को। एक स्टेटमेंट मैं आपके लिए लिखता हूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट बनाता है और रिलेटिव मोशन करता है या रिलेटिव मोशन नहीं करता है, जो भी है। मैंने आपसे कहा कि भाई जो कांटेक्टिंग सरफेसेस हैं उनके लिए कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4 है। अब कांटेक्टिंग सरफेसेस के लिए दो दो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक वाला और डायनेमिक वाला। ये कौन सा है नहीं बताया, तो फिर आप अपने मन से सोच लेते हो कि म्यू के की वैल्यू भी क्या है? 0.4 और म्यू एस की वैल्यू भी क्या है? 0.4। अंदर की बात ये है कि ये म्यू के जो है वो म्यू एस से छोटा तो होता है, लेकिन नियर अबाउट कैसा रहता है? बराबर। जैसे अगर म्यू एस की वैल्यू 0.74 है, अगर म्यू एस की वैल्यू 0.74 है तो म्यू के की वैल्यू 0.70 होगी। तो देखो ना कितना कम डिफरेंस है। एंड दैट इज वाई तब हम ये मान के चलते हैं, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बताया गया, कि म्यू के बराबर म्यू एस बराबर क्या है? म्यू। और फिर इस केस में फ्रिक्शन एफ के बराबर होगा एफ एस बराबर हो जाएगा एफ, और ये क्या हो जाएगा? म्यू एन। बात समझ पा रहे हो ना? क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा ही नहीं गया कहीं पर, क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं मेंशन किया गया, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा गया है, फ्रिक्शन फोर्स कहा गया है। क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कहा गया, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं कहा गया, लेकिन क्वेश्चन में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। कौन सा है? काइनेटिक वाला, स्टैटिक वाला नहीं बताया। क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स है, काइनेटिक वाला स्टैटिक वाला नहीं बताया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम फिर ये मान के चलेंगे कि जो म्यू के है वो भी म्यू के बराबर है, और जो म्यू एस है वो भी म्यू के बराबर है, और जो एफ के है वो किसके बराबर है? एफ एस बराबर एफ बराबर म्यू ए। नोट कर लीजिए। अब आप जो है नॉर्मल रिएक्शन को जरा फटाफट निकालना सीखो। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्टिंग
कनेक्टिंग सरफेसेस। वैसे तो हमें निकालना आता, लेकिन बहुत आइडियल तरीके से हम जानते हैं उसको निकालना। अब इसको फटाफट वाली स्टाइल में निकालना सीखो। ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक बॉक्स है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और ये रहा ग्राउंड। तो ए और बी ने कांटेक्ट बनाया है, तो ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ध्यान देना, इधर मैं लिख रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। इसकी वैल्यू अगर मैं N1 मानता हूं, आइडियली दिखाना हो तो ए और बी में नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखाया जाएगा, N1 और ये N1 ऐसे दिखाया जाएगा। तो ए और बी के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखे हों और आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो, तो एक तरीका तो बहुत आइडियल वाला है जिसमें टाइम लगता है, एक तरीका फटाफट वाला है। तो मैं दोनों तरीके से करता हूँ। पहले मैं आइडियल तरीके से करता हूँ, ध्यान देना, ए और बी के बीच में। तो पहले मैं ए की बात करता हूँ, केतन तुम देखना है इसको, ए, केवल ए की बात करता हूँ। बताओ ए पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ये वाला है कि नहीं? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सामने वाले को कंप्रेस करता है। और ए पर कौन सा फोर्स होगा? वेट। तो मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो ma है। और कोई फोर्स होगा? नहीं, अभी तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो N1 है उसकी वैल्यू क्या होगी? mag। तो नॉर्मल रिएक्शन N1 ए और बी के बीच में हो गया mag। अच्छा, दोनों क्योंकि आपस में बराबर होते हैं, तो जितना नॉर्मल रिएक्शन mag ए पर लग रहा है उतना ही किस पर लग रहा है? बी पर। अब मैं बी और सी की भी बात करता हूं, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी। ध्यान देना, समझने की कोशिश करो भाई। अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने का फटाफट वाला स्टाइल समझो कैसे। मैं बी और सी की बात करता हूं। पहले सपोज कर लेता हूं कि बी और सी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N2 है, ये देखिए। अब मैं बी को निकालता हूं अलग, ये बी को निकाला। चलिए बी में लगने वाले फोर्सेस देखें। एक तो बी में लगने वाला N1 है, दिखा, और एक बी में लगने वाला N2 है, और बी में लगने वाला उसका अपना वेट है mg। क्या कोई हरकत हो रही है? नहीं, यानी सारे ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। तो सारे ऊपर वाले फोर्स, तो ऊपर वाला फोर्स यहाँ पे क्या? N2। तो N2 बराबर हो जाएगा N1 प्लस mbg, और N1 की वैल्यू क्या? ma। आ गया? तो यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई ma प्लस mbg। रूल पकड़ में आया? ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो, सबसे ऊपर वाले ब्लॉक को पकड़ लो। सबसे ऊपर वाला ब्लॉक, उसके बाद वाले ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर वाले ब्लॉक का मास इंटू जी। दूसरे वाले ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन, हम इस समय नॉर्मल रिएक्शन किस पर निकाल रहे हैं? बी और सी के बीच में। तो इस सरफेस से ऊपर कौन कौन है? ए और बी। दोनों का मास ma प्लस mb, ब्रैकेट में बंद, बाहर जी। सिमिलरली अगर हम सी और डी पे आ जाएंगे तो इसके ऊपर कौन है? ए और बी और सी। तो तीनों का मास ma प्लस mb प्लस mc, और फिर सारे आगे जी। क्लियर ये बात? तो इसी तरीके से अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन C एंड D, मान लेते हैं वो N3 है। N3 की वैल्यू आएगी ma प्लस mb प्लस m, और ये C, और इसके बाद G। तो अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हैं और आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाता है, एक तरीका तो आइडियल वाला होता है, उसको तो हम जानते ही जानते हैं, फटाफट वाला तरीका फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ध्यान देना, अगर आपको बात समझ में आई है तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दोगे। ये रहा बॉक्स, ये रहा बॉक्स, ये रहा बॉक्स, ये रहा बॉक्स, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये।
इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ। ए वाला है 2 kg, बी वाला है 3 kg, सी वाला है 10 kg, डी वाला है 40 kg, ई वाला है 30 kg, एफ वाला है 70 kg। और लीजिए पूछने वाले का मूड हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन डी एंड ई पूछ लिया। तो क्वेश्चन आया कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन डी एंड ई, तुमने कहा चलो एन मानते हैं। अब एक रास्ता तो है कि आप लंबे तरीके से बिल्कुल बेसिक फॉलो करो। कहां पर हो आप? डी और ई यहां पर हो। इसके ऊपर कौन कौन है? डी, सी, बी, ए, सारे मासेस को जोड़ दो और इनटू में जी। तो ब्रैकेट बनाया, ए का मास 2, बी का मास 3, सी का मास 10, डी का मास 40, साथ में जी। खेल खत्म। आगे के लिए ये जो काम है, ये जो आपका वे है ना, वो आपका समय बचाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन किसी भी, लेकिन याद रखना मैं किस पर बात कर रहा हूं? ब्लॉक पर ब्लॉक, ब्लॉक पर ब्लॉक। अभी हम वो वाला केस भी करेंगे जिसमें ब्लॉक्स ऐसे रखेंगे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं? ब्लॉक पर ब्लॉक। तो इस नोट को जरा आप नोट कर लीजिए।